तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a, 4 एंड 2, 2b इज 2, 6 देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज गिवन बाई। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि मिड पॉइंट है, गिवन है किसी एक लाइन का। तो मिड पॉइंट होता क्या है कि अगर हम कोई दो पॉइंट लेते हैं, जैसे कि अगर हम एक ए पॉइंट लिए हैं और एक बी पॉइंट लिए हैं, तो इन दोनों पॉइंट के जो बीचों बीच का पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट का एक कंसेप्ट होता है कि अगर मान लेते हैं कि ये P है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 सपोज करते हैं और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 सपोज करते हैं, तो जो मिड पॉइंट होता है इसका कोऑर्डिनेट x y कैलकुलेट करने पे हमें मिलता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट अगर पता करते हैं तो y कोऑर्डिनेट आता है y1 प्लस y2/2। तो हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट इस x और y की वैल्यू दी है। जैसे अगर हमें x1 y1 की बात करें तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये a, 4 जो है ये x1 y1 की वैल्यू है और 2, 2b जो है वो b की वैल्यू है, और बाकी ये जो बीच का पॉइंट है वो तो हमें गिवन है कि वो 2, 6 है। तो अब हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इस कंडीशन से। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि x अगर यहाँ से लिखते हैं तो कितना है 2, और x1 की वैल्यू देखते हैं तो ये हो गया 4, और x2 की वैल्यू देखते हैं तो ये हो गया 2, a प्लस 2 डिवाइड बाई 2। 2 का अगर इधर क्रॉस गुणा करते हैं ये हो जाएगा 4 इक्वल टू a प्लस 2, और इस 2 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और b कैलकुलेट कर y कैलकुलेट कर y के लिए, मतलब हमें यहाँ पे b नहीं पता है, b अननोन है, तो उसके लिए भी सेम कंडीशन। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, और y1 की वैल्यू यहाँ से कंसीडर करते हैं y1 इक्वल टू 4, और y2 की वैल्यू पुटिंग करते हैं। y2 की जगह यहाँ कितना है 2b डिवाइड बाई 2, और इस 2 को क्रॉस गुणा करते हैं इधर तो ये जाएगा 12 इक्वल टू 4 प्लस 2b, और इस 4 को अगर ट्रांसफ़र करते हैं इधर तो 12 माइनस 4 इक्वल टू 2b। 12 में से अगर 4 जाएगा तो 8 इक्वल टू 2b, और 2 से इसे कैंसिल करते हैं तो आ गया 4, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि a प्लस बी कितना होगा, तो a प्लस बी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 4, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, 8 फ्रॉम ओरिजिन इच। तो इसमें यूज किया गया है डिस्टेंस फार्मूला। तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो होता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम जो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं उसका फार्मूला होता है, अगर हम ए बी का डिस्टेंस पता करना चाहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए टू बी। तो इसका फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 लिखते हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं x2 y2। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन कंडीशन क्या होता है कि अगर हमें दिया हो कि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पता करना हो, ठीक, तो ओरिजिन से डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो भी कोऑर्डिनेट दिया होगा, ठीक, जो भी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होंगे उनका सिंपली हमको स्क्वायर कर देना है, ठीक। यानी कि हमें पॉइंट क्या दिया है -6, 8, यानी -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100, और 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x। अच्छा, इसमें करेक्शन है कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें जो पावर होगा वो स्क्वायर होगा, ठीक। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे हम स्क्वायर बना देते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें बोलता है कि इक्वल रूट्स हैं, रियल और इक्वल रूट्स हैं।
तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे ये ए बी और सी जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर, और जो ये पावर होता है वेरिएबल का वो 2 होता है। यानी कि अगर बात की जाए तो दो ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिनको हम सिंपली अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम जीरोज़ बोलते हैं या फिर रूट्स बोलते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ या रूट्स की जो संख्या होती है वो होती है 2, यानी कि दो कोई ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिन्हें हम इस वेरिएबल x के जगह पुट करेंगे तो टोटल इक्वेशन आता है 0। अब होता क्या है कि इसमें 3 कंडीशंस होते हैं। जैसे डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है कि अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्लास 9th में फैक्टर करने का मेथड था कि मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करके कैलकुलेट करते थे, लेकिन एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उस क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे हमें जो बी ए सी है वो तो पहले से पता है कि ये सब जो होते हैं रियल नंबर होते हैं, और ये जो बीच में लिखा हुआ टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम बोलते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट है। तो है क्या कि इस डिस्क्रिमिनेंट के 3 कंडीशन निकल के आते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट में भी हो सकता है कि निगेटिव हो, ठीक, यानी 0 से छोटा हो। ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा हो। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 हो। तो जो ये रियल एंड इक्वल रूट्स का कंडीशन होता है वो ये कंडीशन होल्ड करता है, ठीक। तो है क्या कि इस केस में ये जो अल्फ़ा और बीटा निकलते हैं इनकी वैल्यूज़ सेम होती हैं। जैसे अगर हम कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टर करते हैं तो लास्ट में जैसे कि x-3 x-2 लास्ट में बनता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि x की वैल्यू 3 है या 2 है, तो इन्हीं को हम ज़ीरोज़ या रूट्स बोलते हैं। अगर यही ज़ीरोज़ या रूट्स जो हैं इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा और बीटा जो है इक्वल है, जिसकी वैल्यू सेम है, यानी कि दोनों वैल्यूज़ सेम होंगी। तो ये वही कंडीशन होल्ड करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में क्या होता है कि कंडीशन दिया होता है कि इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं और कोई एक अननोन वेरिएबल होता है जिसे हमें पता करना होता है। तो हम यहाँ पे कंडीशन पुट कर देते हैं। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन? 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4, बी की वैल्यू आ जाएगी k और सी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कंडीशन पुट कर देते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट बोले हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है k, यानी k का स्क्वायर, और माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। इस के स्क्वायर को लिखते हैं तो ये 16 इधर चला जाएगा, और अगर इसे लिखना चाहते हैं तो ये इसे रूट में डाल देगा और यहाँ पे हम प्लस माइनस बढ़ा लेते हैं। तो ये हो जाएगा रूट 16, और रूट 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई +-4। यह है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक के जितने भी पावर हैं वो मिसिंग है, तो इसको हम लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे कंडीशन दिया है कि ए जो है वो 0 नहीं हो सकता। इसके पीछे भी कारण है कि अगर ए 0 हो गया तो हम इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म है वो टोटल 0 हो जाएगा, यानी कि ये क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं। लेकिन कंडीशन हमें दिया है कि जो इसके रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं। तो भी जस्ट पहले ही डिस्कस किए हैं कि अगर रूट्स जो होते हैं रियल और इक्वल होते हैं तो कंडीशन क्या होता है। तो इसलिए बोलें कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कि अगर रूट्स और रियल और इक्वल होते हैं तो उनमें कोई एक अननोन वेरिएबल होता है जो कि पूछा जाता है। तो अभी डिस्कस किए हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है 0 के, और डिस्क्रिमिनेंट को लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें सेम चीज़ है कि ये जनरल इक्वेशन के फॉर्म में ही लिख दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन हमें यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू
4ac, और यहाँ पे ac के टर्म में लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू ac। और 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 यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं करते, यानी फिर मिसिंग है किसी का स्क्वायर, यहाँ पे किसी एक टर्म का स्क्वायर मिसिंग है, यानी कि हमें ये बी स्क्वायर अपन 4 है ना, यानी यही ऑप्शन था, ऑप्शन सी। क्योंकि बन तो ऐसे ही रहा है ना, बी स्क्वायर अपन 4, बी स्क्वायर अपन 4 ए सी के बराबर, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर यहाँ पे मिसिंग है, जितने भी क्वाड्रेटिक हैं सबका स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे मिसिंग है, इसको हम 2 बना लेते हैं। तो हमें पता करना है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या ज़ीरो सेम ही चीज़ होता है, कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसके सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता करने हैं, या फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता करने हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स का या सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है, वो उसको लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को लिखते हैं तो, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को लिखते हैं तो वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होता है सी बाई ए। हमें इक्वेशन लिखा है 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से तो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से a की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो a की जगह यहाँ पे कितना लिखा है 2, यानी 2। b की जगह लिखना चाहेंगे तो b की जगह कितना लिखा है -9, तो यानी b -9। और c की जगह लिखना चाहेंगे तो c की जगह दिया है 4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -9, यानी -9 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 9/2। और अल्फ़ा इंटू बीटा लिखते हैं तो वो है सी बाई ए, यानी सी की वैल्यू कितनी है 4 और ए की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 2, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो कितना आ गया 9/2, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ गया, वो आ गया 2। यानी कि हमारा ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं उनका कंसेप्ट क्या है। तो 2 टॉपिक इसमें क्वाड्रेटिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कि बोलता है कि इसके जो डिस्क्रिमिनेंट हैं वो रियल और इक्वल रूट रखते हैं, और वहाँ पे कोई वेरिएबल होता है जो कि अननोन होता है, पता करना होता है, और ये रिलेशन सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म्स इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें दिया क्या क्या है कि हमें दिया है कोई AP है और उस AP के पहले जो 7 टर्म हैं उनका सम दिया है कि वो उनका सम जो है 49 है, और पहले जो 17 टर्म्स दिए हैं उनका जो सम दिया है वो 289 दिया है। और हमें पहले 20 टर्म का सम पता करना है कि पहले 20 टर्म का सम क्या होगा। तो हम AP में जनरली 2 फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। एक होता है nth टर्म का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे a जो होता है उसको हम बोलते हैं कि वो फर्स्ट टर्म है, और d जो होता है उसको बोलते हैं कि वो कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि अगर कोई भी AP लिखा है, और AP है क्या कि अगर हम कोई एक सीरीज़ लिखते हैं, सीरीज़ मतलब नंबर्स जो हैं, जैसे कि मानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके हम नंबर लिखते हैं, तो एक सीरीज़ है मतलब कुछ ऑर्डर होगा। अब इस ऑर्डर में क्या होगा कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो अपने पिछले नंबर से कुछ रिलेशन होल्ड करता होगा। जैसे अगर हम 1 से 2 पे जाते हैं, 2 से 3 पे जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हर एक के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का है। ठीक, यानी कि कोई एक सर्टेन
पैटर्न फॉलो करेगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा, उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर हम A2 में से A1 घटाते हैं तो भी वैल्यू सेम होगी, अगर हम A3 में से A2 घटाते हैं तो भी वैल्यू सेम होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे पहले टर्म को A1 लिखते हैं, दूसरे टर्म को A2, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू तो 2 है और A1 की वैल्यू 1 है। ठीक इसी तरीके से A3 की वैल्यू बात करें तो ये है 3, और अगले टर्म की बात करें तो वह है 2। यानी कि सबका अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ये जो वैल्यू होगी वो कितनी आ रही है, 1 1। ऐसे ये चलता रहेगा। यानी कि एक सर्टेन पैटर्न क्या होता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो उसका कॉमन डिफरेंस है। और जो n होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है कि उस दिए गए एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट हैं। एक तो ये n टर्म का फॉर्मूला होता है, और जो an होता है उसको हम बोलते हैं कि वो उस एपी का लास्ट टर्म है। और एक फॉर्मूला होता है sn का, यानी कि जितने भी उसमें टर्म्स दिए हैं उन टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं, जैसे कि ये एपी जो लिखा है इसके जितने भी टर्म्स हैं अगर उन्हें हम ऐड करते हैं तो उसका टोटल कितना आता है, उसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें क्वेश्चन में यही गिवन है कि जो पहले 17 टर्म्स हैं, यानी 17 टर्म्स, उनका सम दिया है 289। तो यहाँ पे 17 डिवाइड बाई 2, यहाँ लिखते हैं 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। जो 17 टर्म का सम है वो दिया है कि वो है 289। ठीक 289 यहाँ लिख लेते हैं 289 इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 16d। अगर इसे 17 से कैंसिल करते हैं तो ये 17 का स्क्वायर ही है, यानी यहाँ कितना आएगा 17, और 2 का इधर क्रॉस गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 34। इस 2 से अगर इसे कैंसिल करते हैं तो ये 17 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17। और अगर सेकंड कंडीशन की बात करें या पहले जो कंडीशन दिया था उसकी बात करते हैं, वो कितने टर्म का सम दिया है, 7 टर्म का सम, यानी S7 इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। और 7 टर्म का जो सम दिया है क्वेश्चन में वो कितना दिया है 49, तो यहाँ पे हम 49 पुट कर देते हैं। 49 इज इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d, और 7 से इसे कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 7, और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 3d, ये हो जाएगा 14। 2 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 7, हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो हमें यहाँ से 2 इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम क्या करते हैं कि हम किसी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में क्या है कि a जो है यहाँ पे भी गिवन है, और इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे भी a गिवन है, और दोनों सेम हैं। तो होता क्या है कि अगर कभी भी 2 इक्वेशंस दिए हैं 2 वेरिएबल के, और उनमें कोई एक वेरिएबल इक्वल है, मतलब नंबर में इक्वल हो और साइन सेम रखता हो, जैसे कि यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हम क्या करते हैं किसी एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जनरली क्या करते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है उसी में से हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 8d है, यहाँ 3d है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से माइनस कर देते हैं सेकंड को। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d इक्वल टू 17 माइनस 7। तो a से ये a कैंसिल, 8d माइनस 3d 5d इक्वल टू 10। यहाँ से d 5 से 10 को कैंसिल करते हैं तो 2 टाइम्स में हो जाएगा, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 2। और अब हमें d पता चल गया तो हम क्या करते हैं कि हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर सेकंड में हम क्या करते हैं पुटिंग कर देते हैं किसका d इक्वल टू 2। तो इक्वेशन नंबर 7 सेकंड हो जाएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस d इंटू 2, ये हो जाएगा 7 इक्वल टू a प्लस 6।
और 6 को ट्रांसफ़र करते हैं तो 7 माइनस 6 इक्वल टू ए आ जाएगा 1। अब अगर बात करते हैं, हमसे पूछा क्या है, पहले 20 टर्म का सम, यानी कि S20 इक्वल टू, यानी 20 डिवाइड बाई 2 और ब्रैकेट में 2 और फर्स्ट टर्म मेरा है 1, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 प्लस n-1, यानी कि टर्म्स की संख्या कितनी हो जाएगी, एक माइनस होता है तो ये हो जाएगा 19, और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 10 और 2 प्लस 38, और ये हो जाएगा 10 इंटू 40, और 10 और 40 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 400। तो जनरली कि एपी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह इक्वेशन फॉर्मिंग में होते हैं कि इक्वेशन फॉर्म करना होता है, और लास्ट में हमें ए और डी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और जो भी क्वेश्चन देता है उस हिसाब से हम पता कर लेते हैं कि टर्म का सम पूछा है या फिर एपी क्रिएट करना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, इफ़ tan थीटा इक्वल टू √3, tan थीटा की वैल्यू दी है √3 के बराबर है, तो हमें थीटा बाई 2 पता करना है कि थीटा बाई 2 इतना इसमें होगा कितना। तो tan थीटा की वैल्यू दी है √3, तो tan 3 थीटा इक्वल टू √3, तो tan में ये वैल्यू होती है tan 60 की, tan 60 जो होता है वो √3 देता है, दोनों तरफ से tan कैंसिल होगा, तो 3 थीटा कितना होगा 60 डिग्री। हमसे पूछा कितना है थीटा बाई 2, तो हम क्या करते हैं, थीटा यहाँ से पता करते हैं, तो ये हो जाएगा 60/2, 60/3, 60/3, और हमें थीटा बाई 2 चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, यानी कितनी डिग्री आ जाएगी 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फ़ा और बीटा का सम दिया है 90 डिग्री, एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा, देन द कॉस अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है 90 डिग्री, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो गिवन है 90 डिग्री, और सेकंड कंडीशन दिया है कि जो अल्फ़ा है वो 2 टाइम्स ऑफ बीटा है, यानी अगर हम अल्फ़ा की जगह वैल्यू पुटिंग कर दे 2 टाइम्स ऑफ बीटा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ से कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 3 से अगर इसे कैंसिल करते हैं तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अच्छा, अगर बीटा 30 डिग्री है, अगर इसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो अगर हम यहाँ पे बीटा की जगह 30 पुट करते हैं तो अल्फ़ा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री, तो अल्फ़ा भी आ गया बीटा भी आ गया। हमसे पूछा क्या है, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कॉस अल्फ़ा प्लस साइन बीटा जो है की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉस अल्फ़ा यानी कि कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, यहाँ पे हम 60 पुट कर देते हैं, और साइन बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू 30 डिग्री, और साइन 60 जो होता है वो होता है 1/2, और साइन 30 जो होता है वो भी होता है 1/2, और हाफ और हाफ में ऐड करेंगे, हाफ को हाफ में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है, इफ़ 4k इज इक्वल टू tan 60 माइनस 2 cosec 30 डिग्री माइनस 2 tan 30 डिग्री, देन द फाइंड वैल्यू ऑफ k, कि k की वैल्यू क्या होगी। तो हमें जो कंडीशंस गिवन है उसके हिसाब से 4k क्या दिया है, 4k इज इक्वल टू tan 60 माइनस 2 cosec 30 डिग्री माइनस 2 tan 30 डिग्री। तो सिंपल, इस तरह के क्वेश्चन के लिए वैल्यू याद रहना कंपलसरी है कि वैल्यू पुटिंग करके कैलकुलेशन करना है। तो tan 60 होता है √3 माइनस 2, cosec 30 होता है 1, tan 30, देखो साइन 30 का इन्वर्स होता है cosec 30, और साइन 30 होता है 1/2, यानी cosec 30 कितना हो जाएगा 2, और tan 30 जो होता है वो होता है √1/√3, ठीक, 1/√3,
√3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4k √3 माइनस 2/√3 माइनस 4। अच्छा, तो यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, इस 4 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4k प्लस 4 और ये बचेगा √3/1 माइनस 2/√3। ये हो जाएगा 4k प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ से √3 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा, अच्छा 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा √3 और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 और ये तो सेम है यानी ऊपर आ जाएगा 1। और यहाँ से हम क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, या 4 कॉमन ही क्यों लेना, हम लिख लेते हैं अभी 4k प्लस 4 क्योंकि हमें k चाहिए, कॉमन ले भी सकते हैं तो इसको लिख लेते हैं 1/√3। यहाँ से चलो 4 कॉमन ही ले लेते हैं तो ये हो जाएगा k प्लस 4 इक्वल टू 1/√3 और यहाँ से हो जाएगा k प्लस 4 इक्वल टू 1/4√3 और 4 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/4√3 माइनस 4। और अगर इससे भी हल करना है तो k की वैल्यू को हम और कैलकुलेट कर, हम इसे रेशनलाइज कर देते हैं क्योंकि जनरली होता क्या है ना कि हम डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं पुट करते हैं, तो हम क्या करते हैं इसका ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं ताकि क्या हो कि रूट हट जाए। ऊपर आ जाएगा √3, नीचे आ जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा क्योंकि रूट में अगर सेम सेम वैल्यूज़ होती हैं तो उनका प्रोडक्ट करने पे रूट हट जाता है, 4 है तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा √3 माइनस 48 और k की वैल्यू हो जाएगी ये। और अगर और भी सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमें सिंपल से k की वैल्यू पूछा था तो हम ये भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक कॉर्ड है जो कि सर्कल का जिस सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड करता है राइट एंगल सर्कल के सेंटर पे। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो बेसिक इसमें टर्मिनोलॉजी है उसको एक बार रीड कर लेते हैं कि सर्कल से रिलेटेड ये जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे सर्कल क्या होता है, कलेक्शन होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का, जिसका डिस्टेंस जो होता है, मतलब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक, इसको हम बोलते हैं सेंटर और ये जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं कि रेडियस। ठीक, तो होता क्या है कि ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है इसको बोलते हैं कि ये सरकमफेरेंस है। ठीक, सरकमफेरेंस है। और सरकमफेरेंस तो है क्या इस चैप्टर में, कंसेप्ट है कि अगर इस सर्कल के किन्हीं ये जो सरकमफेरेंस के कुछ हिस्से को कट करें और सर्कल के साथ ये जो रेडियस है कुछ एंगल अगर फॉर्म करता है, ठीक, तो ये जो हिस्सा होता है यानी कि सर्कल, इसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक, तो आर्क और रेडियस ये मिला के जो भी हिस्सा बनाता है इसको बोलते हैं कि ये उसका सेक्टर है। क्या है, सेक्टर। वहीं पे एक कंसेप्ट होता है कि जो सर्कल है अगर वो ये कॉर्ड है, कॉर्ड कहने का मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट से सर्कल के किसी सरकमफेरेंस के दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन होती है उसको हम सर्कल का कॉर्ड बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये सेंटर था, तो सेंटर से इस दूरी को हम कॉर्ड तो बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम कहें कि यही दूरी अगर सेंटर से पास करती है तो जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो होता है डायामीटर। ठीक, जिसे हम बोलते हैं डायामीटर। तो है क्या कि अगर हमें सेगमेंट पूछा होगा तो सेगमेंट में क्या करेंगे, जनरली इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है सेगमेंट से जुड़े हुए उनमें क्या है कि पहले हम इस सेक्टर को पता करेंगे, ये सेक्टर क्या होगा और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये किस टाइप का ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है कि किस, मतलब डिफरेंट टाइप के जो भी ट्रायंगल होते हैं उन ट्रायंगल के एरिया को हम माइनस कर देंगे इस सेक्टर के एरिया से, तो हमें होगा क्या कि ये जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक, इसका एरिया पता चल जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे कि ये सेगमेंट है। ठीक, क्या है ये, सेगमेंट है। बाकी अगर बात की जाए कि रेडियस, ठीक, रेडियस और आर्क
इससे मिलके जो हिस्सा बनेगा, जैसे कि ये, इसको बोलेंगे कि ये सेक्टर है। ठीक, तो ये कंसेप्ट है इस चैप्टर में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। तो अगर हमें एंगल दिया है कि सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है, ठीक, वो अगर गिवन है और हमें दिया है कि पता करना है कि इसका एरिया कितना है, तो इसका फॉर्मूला होता है सेक्टर का एरिया का, कि जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला, सेक्टर्स एरिया। अगर वहीं बात करते हैं कि अगर हमें केवल ये आर्क का लेंथ पूछता कि ये आर्क का लेंथ कितना है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है, अगर एंगल दिया है तो थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। सिंपल वैसे ही है जैसे कि अगर हम सर्कल के एरिया की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं, और सरकमफेरेंस की बात करते हैं तो हम 2 पाई आर यूज़ करते हैं। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो कंसेप्ट है अप्लाई करते हैं सेक्टर के एरिया का। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक कॉर्ड है सर्कल का जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और वो क्या करता है, राइट एंगल बनाता है। यानी कि कोई एक सर्कल है और वो सर्कल सर्कल के मतलब सर्कल जो है उसका जो सर्कल का जो कॉर्ड है, ठीक, कॉर्ड, अभी बोले कॉर्ड और आर्क में डिफरेंस है कि आर्क ये कर्व वाला पार्ट होता है और जो कॉर्ड होता है वो डायमीटर से डायमीटर मतलब सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है। तो हमसे बोला है कि जो ये सर्कल है इसका कॉर्ड है जिसका रेडियस 10 दिया है, तो ये रेडियस 10 हो गया, ये राइट एंगल बनाता है। ठीक, कितना बनाता है, राइट एंगल, यानी कि ये भी 10 होगा, क्योंकि खासियत होती है सर्कल की कि उसका जो रेडियस होता है वो इक्विडिस्टेंस होता है अपने सरकमफेरेंस के हर एक पॉइंट से। तो हमें पूछा है कि जो माइनर सेगमेंट है, यानी कि हमें सेगमेंट पूछा है, सेक्टर नहीं पूछा है, यानी कि ये जो हिस्सा है, ये अंदर का ये जो हिस्सा है, इसे हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम अप्लाई करते हैं। ठीक, कि अभी हम बोले हैं कि पहले हम क्या करेंगे कि हम ये जो सेक्टर बन रहा है इस सेक्टर को पता करेंगे कि ये सेक्टर का एरिया कितना है, और उस सेक्टर के एरिया में से हम माइनस कर देंगे इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक, इस ट्रायंगल का एरिया। तो कैलकुलेट करते हैं कि वैल्यू कितनी आती है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो थीटा यहाँ पे दिया है 90 डिग्री, यानी राइट एंगल है तो 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, या इसमें बोला है 3.4 रखने के लिए, हम क्या करते हैं यहाँ पे 3.4 यूज कर लेते हैं। ठीक, तो वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं 3.4, 3.14 को हम लिख देते हैं 314 डिवाइड बाई 100, क्योंकि हम ज़ीरो नीचे लगा लेते हैं, और रेडियस कितना दिया है 10, इसको लिख लेते हैं 10 इंटू 10। ठीक, अच्छा, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 से इसे कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम में कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो, ये दोनों जीरो कैंसिल, और अगर 4 से काटते हैं तो 4 से 28, 2 बचेगा, 4 छक 24, यानी कि आ जाएगा सेक्टर का एरिया 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और अगर हम ट्रायंगल के एरिया की बात करें, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पे 1/2 बेस, बेस भी 10 है, परपेंडिकुलर हाइट भी 10 है, तो यहाँ से अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो 5 टाइम्स में कट जाएगा, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा क्या है कि ये सेगमेंट का एरिया कितना है, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा, सेक्टर का एरिया कितना है 76, तो 76 माइनस 50, ये कितना हो जाएगा 26,
सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया? सेगमेंट का एरिया। तो हर एक क्वेश्चन में कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बेसिक कंसेप्ट यूज होगा वो वहाँ पे बता दे रहे हैं, ताकि ये रहे कि केवल एक दो क्वेश्चन से ही जो भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं वो रिपीटेटिव देखने को मिल जाए, ताकि दिमाग में ये रहे कि हाँ, कि एक इमेज क्रिएट हो सके कि हाँ ये फॉर्मूला है, ये रिपीटेटिव पूछा जा रहा है। ठीक, तो जितना भी बेसिक हो सकता है टर्म्स, बेसिक से बेसिक सारे कैलकुलेशन, सारे टर्म्स बता दे रहे हैं। ठीक, तो अभी के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सॉलिड टॉय दिया है, ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमीस्फेयर। ठीक, तो हमें एक पहले दिया है कि एक टॉय है जो कि एक हेमी स्फेयर के फॉर्म में है। ठीक, तो हेमीस्फेयर क्या होता है? स्फेयर का आधा पार्ट बना लेते हैं एक हेमीस्फेयर का पार्ट। ये हो गया हेमीस्फेयर। बोला है कि सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन यानी कि ऐसा कोन इसके ऊपर दिया है। सरमाउंटेड का मतलब होता है कि ये इसके ऊपर रखा गया है। तो एक राइट सर्कुलर कोन है, यानी कि एक ऐसा कोन है जिसका यहाँ पे अगर हम बीच से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक हेमिस्फेयर है जिसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है जिसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन रखा गया है। ठीक, राइट सर्कुलर कोन रखा गया है। अब क्या दिया है कि जो हाइट है कोन की वो 2 सेंटीमीटर है। तो हाइट जो होता है कोन में दो तरह का हाइट होता है। एक होता है इसका ये नॉर्मल हाइट, एक होता है ये ढाल वाला हाइट, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक, ढाल वाली हाइट को क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। इसको एल से लिखते हैं। और जो नीचे होता है ये तो रेडियस है, और ये जो होता है ये हाइट होता है। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ये कुछ नहीं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है। और राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का मतलब पाइथागोरस थ्योरम ही है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस की जगह हमें क्या दिया है? एल दिया है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? एल का स्क्वायर। और बेस की जगह आर है तो आर का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर की जगह एच है तो हम एच स्क्वायर लिख लेते हैं। फॉर्मूला वही बनेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा। तो ये हो गया। और हमें क्या दिया है? हाइट है 2 है, यानी कि ये जब तक स्लांट हाइट ना बोला जाए तो यानी समझ लेना कि वो नॉर्मल हाइट की बात करता है। तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। जो डायमीटर दिया है वो 4 दिया है, तो डायमीटर 4 दिया है यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 2, क्योंकि रेडियस और डायमीटर में रिलेशन होता है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। ठीक, रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है। तो डायमीटर 4 दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2। बिल्कुल बेसिक जो भी यूज हो सकता है यूज कर रहे हैं ताकि मतलब समझ में आ सके। ठीक, तो हमें पूछा है कि ये जो टॉय बन रहा है इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक, अच्छा, तो हमें है क्या कि 2 तरह के शेप्स दिए गए हैं। एक शेप जो है वो तो कोन है, और एक शेप जो है वो तो हेमिस्फेयर है। तो हम दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हमें मिल क्या जाएगा? टॉय का वॉल्यूम मिल जाएगा अगर दोनों के वॉल्यूम को ऐड करते हैं। ठीक, अच्छा, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि दोनों का रेडियस, यानी ऐसे कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, तो जो भी रेडियस होगा वो तो कॉमन होगा। दोनों के लिए रेडियस जो है वो तो कॉमन एक्ट करेगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 1/3 जो है वो कॉमन ले लेते हैं और रेडियस भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि रेडियस तो दोनों का सेम है। तो बचेगा क्या? यहाँ से पाई भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि पाई भी दोनों में है। ठीक, यहाँ पे हम पाई भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एच बचेगा, एच लिख लेते हैं। और क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा एक आर बचेगा, 2r बचेगा। ठीक, तो 2r लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, तो हम इसको लिख लेते हैं 314 डिवाइड बाई 100। क्योंकि 2 पॉइंट लगना है तो हम नीचे ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि
आसानी रहे कैलकुलेशन में। तो आर स्क्वायर दिया है तो आर स्क्वायर कितना है 2, यानी कि 2 इंटू 2, और ब्रैकेट में एच हाइट कितनी दी गई है, अच्छा नहीं, हाइट दी गई है 2 दी गई है, और बेस का डायमीटर दिया था। अच्छा ठीक है, दोनों 2 ही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं 2 प्लस ये 2r तो 4 ही है, ठीक है, 2r तो 4 ही था, तो हम यहाँ पे ये से 4 रख देते हैं। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 314 डिवाइड बाई 100 इंटू 4 इंटू 6, तो इसे काट देते हैं 3 से, 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये हो जाएगा 340 इंटू 8, 2 और इसका मल्टीप्लाई, अब इसको गुणा कर देते हैं, तो 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 3 11 हासिल 1 8 3 24 1 25 1 25 12 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो ये उस खिलौने का वॉल्यूम हो जाएगा जिसके लिए ये क्वेश्चंस गिवन है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है कि ट्रिग्नोमेट्री का इफ tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है हमें कि tan a प्लस cot a जो है इसकी वैल्यू दी है हमें 6। हमसे पूछा क्या है कि tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 1 कितना होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इस दिए गए इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या कि स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू cot a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 36 6 का स्क्वायर। अच्छा, हमें tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a ऐसे रहने देना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही चाहिए, मतलब ये वाला टर्म जो है वो बचा रह जाए। अच्छा, तो इसे हम 2 tan a इंटू 1 अपॉन tan a लिख लेते हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा इससे, क्योंकि tan और cot एक दूसरे का उल्टा होते हैं, तो ये हो जाएगा 36। यहाँ से लिखते हैं tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू 36 माइनस 2, क्योंकि ये 2 को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जो वैल्यू है tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 4, तो यहाँ पे हमें tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर कितना दिया है 34, यहाँ 34 पुट कर देते हैं, ये -4 इक्वल टू 30, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस देन द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर इज। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक, उस सर्कल का हमें दिया है कि एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड की प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉर्ड होता क्या है। कॉर्ड है क्या कि सर्कल के सरकमफेरेंस से सर्कल के किसी दूसरे सरकमफेरेंस के पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं कि वो उसका कॉर्ड है, और ये रहा इसका सेंटर। ठीक, अच्छा, तो अगर हम इसे ज्वाइन कर देते हैं तो खासियत ये होती है इसकी कि सर्कल के सेंटर से ये सरकमफेरेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो उसका रेडियस बन जाती है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा रेडियस, ये भी क्या होगा रेडियस। और हमसे क्वेश्चन में बोला है कि जो लेंथ है कॉर्ड का, ठीक, कॉर्ड का जो लेंथ है वो क्या है इक्वल है सर्कल के रेडियस के, यानी कि ये भी जो कॉर्ड है ये भी किसके बराबर है आर के बराबर है। तो ये तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कह रहे हैं कि कोई भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, तो उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे अगर एक साइड जो है वो 4 है, दूसरा भी 4 है, तीसरा भी 4 होगा, यानी तीनों साइड इक्वल होंगे, हम बोलेंगे कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो एक कंप्लीट एंगल में 180 बनता है, अगर उसका 3 पार्ट करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री, यानी कि हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का।
ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो ऑफ 8:125 देन देयर रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो जितने भी 3D शेप्स होते हैं, 3D शेप्स कहने का मतलब जिनमें 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो, इनको हम बोलते हैं कि ये 3D फिगर्स होते हैं। ठीक, अगर हमें इस 3D फिगर से 2D फिगर पे आना है, यानी कि जिसमें केवल लेंथ, ब्रीथ ये दो ही डायमेंशन हो, हम क्या करते हैं ना कि हम यहाँ से उनका पहले करते हैं क्या है कि हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं ताकि हम 1 डायमेंशन पे आ सकें। ठीक, यानी कि जैसे कि 8 और 25 लिखा है, तो ये तो उसका वॉल्यूम हो गया। जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें वॉल्यूम से हमें पहुंचना होगा एरिया पे या फिर उसके किसी एक साइड पे, तो हम क्या करेंगे कि इनका हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। ठीक, सिंपल सा मतलब इसका ट्रिक है कि जितने भी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे इनको हल कैसे करेंगे। तो ये कितना 2 का क्यूब होता है और ये 5 का क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है। ठीक, मतलब 8 जो है 2 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है। अब ये तो हो गया साइड की वैल्यू। ठीक, साइड की वैल्यू हो गई। अगर हमें एरिया निकालना है तो हम इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, क्योंकि एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। ठीक, 2 डायमेंशनल चीज़ होती है, तो हमें एरिया निकालना है तो साइड जो है तो वो तो 1 डायमेंशनल चीज़ है। तो हमें 2 क्यूब्स दिए थे। ठीक, 2 अलग अलग क्यूब्स, तो ये पहले वाले क्यूब की साइड निकल गई, ये दूसरे वाले क्यूब की साइड निकल गई। अगर हमें एरिया पता करना है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25। यानी कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें 2 ऐसे शेप्स दिए होंगे जिनके वॉल्यूम की बात की होगी, ठीक, वॉल्यूम अगर गिवन होगा और उस वॉल्यूम से हमें पहुंचना है उसके एरिया पे, तो हम जनरली अगर साइड भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उनका क्यूब रूट निकाल लेंगे ताकि हम साइड पे पहुंच जाएं। और मतलब क्यूब रूट करने का मतलब वो नंबर किसका 3 पावर करने पे आता है। और फिर हम क्या करेंगे, वहाँ से अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा इज इक्वल टू एम एंड बी सेक थीटा प्लस ए टैन थीटा इज इक्वल टू एन, हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि जिनमें किन्हीं भी दो का सम किसी एक तीसरे मतलब कोई एक अदर वेरिएबल के फॉर्म में दिया हो, फिर इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया हो, ठीक, बस यहाँ पे ए और बी चेंज हो, तो जनरली इसके इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे पहले हम लिख लेते हैं ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू एम। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। तो यहाँ से होगा क्या, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर। से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। अब इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो ये इसे हम इक्वेशन सेकंड की तरह ट्रीट करेंगे। तो सेक थीटा बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इक्वल टू एन, भी सेम चीज, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, बोथ दी साइड्स, ये हो जाएगा बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर
सेकेंड बना देते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें a है और n है, a स्क्वायर n स्क्वायर है, यहाँ पे a और n स्क्वायर, कुछ तो भी अभी कॉमन मिल सकता है। अगर ये ठीक है, करके देखते हैं क्या आता है। माइनस करके करते हैं या फिर, अच्छा माइनस कर देंगे तो ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। ठीक, ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी माइनस करने पे, तो लिख लेते हैं a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस को करते हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इससे ये कैंसिल और यहाँ से हम लिख लेते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर एक सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस, यहाँ हम क्या करते हैं, ए कहाँ पे है, यहाँ पे माइनस, ताकि हम ए स्क्वायर कॉमन ही ले लें, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, तो माइनस बी स्क्वायर, या फिर इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं क्योंकि हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लग सके, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम, ठीक, यहाँ क्या लिख लेते हैं पहले, ये साइन भी चेंज होगा, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, हाँ सेक स्क्वायर थीटा ये रहा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, फिर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये तो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, लैग कर रहा है थोड़ा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये तो आइडेंटिटी होती है ना कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक, यानी ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर को उधर लाते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था। फिर यही लिखा है कि ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक, तो यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। थोड़ा लैग कर रहा है सिस्टम, ठीक है, तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।